नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में एक और वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कोल्ड वॉर के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर मीन्स नई आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। अब देखिए, अगर हम इस हेडिंग को पढ़ें तो न्यू मीन्स एक तरीके की नई, इंटरनेशनल मीन्स की एक नई व्यवस्था जो वर्ल्ड वाइड थी, पूरी दुनिया में फैली हुई थी। इकोनॉमिक को हम बोलते हैं आर्थिक। ऑर्डर का मतलब एक व्यवस्था, एक सिस्टम मीन्स की एक ऐसी व्यवस्था जो पूरी दुनिया में थी। अब वो कौन सी व्यवस्था थी, किन देशों ने इसके लिए डिमांड करी, उसकी इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक में। देखिए, अगर हम फर्स्ट मैं बात करूं, न्यू की जो शुरुआत होती है वो होती है 1960 के दशक में। 1960 के दशक में बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होती है 1961 बेलग्रेड समिट, जिसके अंदर नेम के जो प्रोमिनेंट लीडर थे उन्होंने मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर एक एजेंडा रखा गया कि पूरी दुनिया के जो ग्रुप्स हैं, चाहे हम कैपिटलिस्ट ग्रुप की बात करें जिसका हेड अमेरिका था, चाहे हम बात करें कम्युनिस्ट ग्रुप की जिसका हेड यूएसएसआर था। अब इनका एक एजेंडा था कि हम इन दोनों ही ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, दोनों से अलग रहते हुए हम हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, चाहे वो किसी भी तरीके की डेवलपमेंट की बात की जाए, चाहे हम बात करें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ट्रेड डेवलपमेंट की, कि वो हम अपने आप करने की कोशिश करेंगे। इन देशों का मानना था कि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके ही हम हमारी जो इकोनॉमी है उसे अच्छा बना सकते हैं। अब ये जो आइडिया था वो हमें दिखाई कब दिया, वो था 1961 का बेलग्रेड समिट, जो कि नेम ग्रुप के द्वारा की गई। अब देखिए, नेम जो ग्रुप था, अगर उसे हम डिफाइन करना चाहें तो दिस ग्रुप इज नॉट ओनली मीडिएटर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, कि नेम जो था वो कोल्ड वॉर में सिर्फ मीडिएटर नहीं था। मीन्स कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो डिफरेंसेस चल रहे थे, जो टेंशन चल रही थी, उन दोनों की टेंशन को खत्म करने वाला एक मध्यस्थ ग्रुप ही नहीं था, इसके अलावा भी वो बहुत कुछ था। अब इस ग्रुप में जितने भी कंट्रीज थे, अगर नेम की बात करूं तो इंडिया इसमें था, ठीक है, यूगोस्लाविया की बात करें, इजिप्ट की बात करें, या फिर हम कुछ दूसरे कंट्रीज की बात करें, तो जितने भी कंट्रीज इसमें थे, मोस्ट ऑफ दी जो कंट्रीज थे वो एलडीसी थे। अब एलडीसी का मतलब ये नहीं कि आप ये लगा लें कि ये लोअर डिवीजन कलर थे, नहीं, ये कंट्रीज लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे। मीन्स इन देशों का जो विकास था वो अभी तक नहीं हुआ था। कारण था उसके पीछे कि या तो ये किसी के गुलाम रहे होंगे, या इनके ऊपर किसी ना किसी तरीके से प्रेशर रहा होगा रिच कंट्रीज का, और उन रिच कंट्रीज ने इन लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के जो रिसोर्सेज थे उनको यूज किया होगा अपने विकास के लिए। तो इन देशों ने एक जो ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में मोस्टली ये कंट्रीज जो थे वो कंट्रीज थे जो बहुत डेवलप्ड नहीं थी, जिनका विकास अभी तक नहीं हुआ था। अब इन कंट्रीज के सामने एक प्रॉब्लम थी कि हमारी जो इकोनॉमिक जो समस्याएं हैं, जो हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, उनको किस तरीके से हल किया जाए, और इसी समस्या को उन्होंने अपना मिडिल पॉइंट बनाया, सेंटर पॉइंट बनाया, और इसी समस्या को डेवलप करने के लिए या इसी समस्या को रिमूव करने के लिए जो इनका ग्रुप बना, उनका जो मेन एम था वो एम था टू डेवलप इकोनॉमिक सिस्टम इन द एलडीसीज कंट्री। मीन जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे उनके बीच जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसे हो, ये एम रखा गया। और जब इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया गया बाय द लोअर डेवलप्ड कंट्रीज या बाय द लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, तो उनको लगा कि डेवलपमेंट तो हम करेंगे,
चाहे वो एक दूसरे के सहयोग से करें, कोऑपरेशन से करें, या फिर उसके लिए उन्हें रिच कंट्री से कुछ पैसा लेना पड़े। बट जो डेवलपमेंट थी उसमें साफ साफ एक बात बोली गई, दैट इज सस्टेन्ड डेवलपमेंट, कि उनके देश में जो डेवलपमेंट होगी, जो विकास होगा, वो ऐसा विकास होगा कि जिससे उस देश के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यूज हो, बट इस तरीके से यूज ना हो कि इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो। इसलिए उनका ऐसा मानना था कि उनके देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया जाए कि वर्तमान में जो लोग हैं उनकी जो नीड है वो तो पूरी होनी ही चाहिए, बट इसके साथ साथ इन फ्यूचर जो भी जनरेशंस आएंगी उनकी भी नीड होगी, वो भी पूरी होनी चाहिए। इनका ऐसा मानना था कि ऐसी डेवलपमेंट हो कि हमारी तो जरूरतें पूरी हो ही, बट इसके साथ साथ इन्वायरमेंट है वो कम से कम पोल्यूट हो, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसकी भी आवश्यकताएं पूरी की जाए। तो इन्होंने दो बड़ी चीजें इनके एम में दिखाई दी। पहली थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इन कंट्रीज ने क्या किया, धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू किया इस बात को लेकर कि हमारा विकास होना चाहिए, और विकास भी हमारा क्या होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए। सो इन कंट्रीज के द्वारा 1972 की बात करें तो उस टाइम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अक्टंड के द्वारा एक मीटिंग की गई, और जो मीटिंग की गई इस मीटिंग में एक जो रिपोर्ट थी उसे पेश किया गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज के रिगार्डिंग कि 1972 में यूएनओ था, उसकी एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसने क्या किया, एक रिपोर्ट पेश की, और जो रिपोर्ट पेश की गई उस रिपोर्ट का जो टाइटल था ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। क्या था उसका, कि ट्रेड पॉलिसी एंड डेवलपमेंट, कि जो व्यापार है उसकी क्या क्या नीतियां होनी चाहिए, व्यापार है उसके क्या नियम होने चाहिए, और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है वो कैसे की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन को आप बहुत अच्छे से याद करें कि यूएनओ के ऑक्टांड के द्वारा कौन सी रिपोर्ट पेश की गई, किस ऑर्गन ने इसे पेश किया। अब देखिए जब ये रिपोर्ट पेश कर दी गई तो इस रिपोर्ट में 4 एलिमेंट्स या 4 जो पॉइंट थे वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। पहला जो पॉइंट था वो था कि एलडीसी कंट्रोल्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, की जो एलडीसी कंट्रीज हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उनका अपने देश की बाउंड्री में जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ताकि इन कंट्रीज के जो रिसोर्सेज हैं उनको जो रिच कंट्रीज हैं वो यूज ना करें। अब देखिए कि एक पुअर कंट्रीज है और एक रिच कंट्री। अगर रिच कंट्री पुअर कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करेगा तो रिच कंट्री का जो एम होगा वो होगा कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाना। जब ज्यादा से ज्यादा रिच कंट्री बेनिफिट उठाएगा तो पुअर कंट्री से उसके रिसोर्सेज वैनिश होंगे, खत्म होंगे। और दूसरा, इस पुअर कंट्री के अगर हम बात करें क्लाइमेट की, उसका जो क्लाइमेट होगा वो भी हरास होगा। तो दोनों ही तरीके से जो एलडीसी कंट्रीज थे उनको नुकसान हो रहा था। तो इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि जो एलडीसी कंट्रीज हैं उनके अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर पूरा का पूरा कंप्लीट जो कंट्रोल होगा वो उनका खुद का होगा, यानी पुअर कंट्रीज का अपने रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल होगा। ऐसा अपटांड की 1972 की फर्स्ट रिपोर्ट में बोला गया। दूसरे की अगर बात करें, दूसरा पॉइंट कि ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स टू मेक ट्रेड, कि जो पुअर कंट्रीज हैं और रिच कंट्रीज हैं इन दोनों को जोड़ने वाली जो एक चीज है दैट इज मार्केट। मीन्स कि पुअर जो कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे, रिच जो कंट्रीज हैं उनकी मार्केट में जाएंगे
और उनकी मार्केट में अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको सेल करेंगे और वहां से बेनिफिट गेन करेंगे। जो फायदा होगा, जो मुनाफा होगा, उसे अपने देश की डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। मीन्स सेकंड पॉइंट में सीधा सीधा ऐसा बोला गया कि जो लोअर कंट्रीज हैं, जो लिस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, वो जो रिच कंट्रीज की जो मार्केट है उन तक उनकी रीचिंग होगी, उन तक वो पहुंचेंगे और उनकी मार्केट में अपने रिसोर्सेज को, अपने गुड्स को वो बेचेंगे और गुड्स को बेच के जो उनको बेनिफिट होगा उससे अपने देश का विकास करेंगे। दैट इज थर्ड पॉइंट, रिड्यूस टू कॉस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी प्रोवाइड बाय रिच कंट्रीज। की जो पुअर कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, देखिए उनके पास टेक्निक नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, और ये टेक्निक प्रोवाइड करवाई जाएगी रिच कंट्री के द्वारा। कि रिच कंट्रीज हैं वो पुअर कंट्रीज को टेक्नोलॉजी जो बेस्ड मशीन है वो प्रोवाइड करेंगे। पर इसके साथ साथ रिच कंट्रीज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रहेगी, वो ये रहेगी कि जो रिच कंट्री है वो पुअर कंट्रीज को जब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएंगे तो इस टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट होगी, जो खर्चा होगा, जो पैसा होगा, वो कम से कम रखा जाएगा। मीन्स कि रिच कंट्रीज है पुअर कंट्री से इतना खर्चा नहीं लेंगे कि उनकी कमर ही टूट जाए, उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वही खराब हो जाए। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिच कंट्रीज टू प्रोवाइड द पुअर कंट्रीज टेक्नोलॉजी ऑन चीप रेट और द लेस रेट और द इफेक्टिव रेट। अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की, कि रोल ऑफ एलडीसीज इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। कि जो एलडीसीज जो हैं, लोअर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है वो क्या हो सकती है इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें। अब देखिए मैं बात करूं यहाँ पे कि छोटे छोटे बहुत सारे पुअर कंट्रीज हैं जो लिस्ट डेवलप्ड हैं और एक साइड कुछ बड़े बड़े रिच कंट्रीज हैं। अब रिच कंट्रीज के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, बट जो पुअर कंट्रीज हैं उनके पास एज ए रॉ मटेरियल जो रिसोर्सेज हैं वो है। बिना रिसोर्सेज के रिच कंट्रीज का सरवाइव करना मुश्किल होगा। तो रिच कंट्री क्या करेंगे, इन पुअर कंट्रीज से रॉ मटेरियल लेंगे और जब रॉ मटेरियल लेंगे तो उनकी कोशिश रहेगी कि ऐसी पॉलिसीज बने जिससे पुअर कंट्रीज को कम से कम पैसा पे करना पड़े उनके रॉ मटेरियल के लिए, उनके रिसोर्सेज के लिए। अब इसमें होगा क्या, जो लोअर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका एक्सप्लोट होगा, उनका शोषण होगा और इसी शोषण से बचने के लिए ऑक्टेंड में ये बोला गया कि जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है किसमें, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में या इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें। अभी कहते हैं कि जो भी ट्रेड से रिगार्डिंग, ट्रेड के रिगार्डिंग जो भी रूल बने, जो भी नियम बनाए जाएं, उसमें एलडीसी जो कंट्रीज हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। मीन जो रूल बने वो इनके अकॉर्डिंग भी बनाए जाएं। सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ जो रूल बने वो सिर्फ रिच कंट्रीज के लिए ही बने। नेक्स्ट देखिए कि जब हम बात हमने अभी कर ली है कि जो नियो था उसकी शुरुआत कब हुई, किस टाइम कौन सी रिपोर्ट पेश हुई और इस रिपोर्ट में कौन से 4 पॉइंट बोले गए। अब देखिए कि 1960s में जो नेम कंट्रीज जो थे उन्होंने जो इकोनॉमिक जो इश्यूज थे, मीन्स जो आर्थिक जो विषय थे उनके बारे में बात की। जब आर्थिक विषयों के बारे में बात की गई, बार बार इन पे डिस्कशन किया गया और खास तौर से 1961 की बेलग्रेड जो नेम की जो फर्स्ट मीटिंग थी उसमें डिस्कशन किया गया, बातचीत की गई इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर और धीरे धीरे ये जो इम्पोर्टेंट जो इशू था वो और ज़्यादा फैलता चला गया। अलग अलग कंट्रीज में इस इश्यूज के ऊपर डिबेट्स हुई, बातचीत हुई, समिट्स हुई और मीटिंग्स हुई। सो इन 1970 की अगर मैं बात करूं, मिडल डेकेड्स की या मध्य दशक की, तो जो आर्थिक जो इशू थे, आर्थिक जो बातें थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी थी
एलडीसी जो कंट्रीज थे उन्होंने अपने आर्थिक जो इश्यूज थे उन पे बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा, स्पेशली 1970s के एरा में। और अगले 10 सालों तक ये इशू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना रहा। मीन्स कि 1970 से लेकर 1980 के बीच में ये इशू बहुत इम्पॉर्टेंट रहा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, ये जो इकोनॉमिक जो सिस्टम था, जो नियो था, इसे बनाए रखना, इसकी डिमांड्स को लगातार स्टे कर पाना मुश्किल होता चला गया। बिकॉज जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने धीरे धीरे अपने प्रयासों को कम करना शुरू किया। बिकॉज कोई ना कोई किसी ग्रुप में जा रहा था, कोई किसी ग्रुप का मेंबर बन चुका, तो धीरे धीरे उनकी डेवलपमेंट थी वो रफ्तार पकड़ रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी डेवलपमेंट हो रही है। तो उन्होंने नियो की तरफ धीरे धीरे अपना ध्यान देना बंद किया। अब कल का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा कि इंडिया एंड कोल्ड वॉर, कि भारत की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही कोल्ड वॉर के दौरान। और कोल्ड वॉर ने के अंदर की अगर बात करें तो उसमें भारत ने किस तरीके की भूमिका निभाई, भारत के लीडर ने किस तरीके की भूमिका निभाई, या इंडिया के ऊपर कोल्ड वॉर के क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहे। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात और दोस्तों, कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक मैं पहुंचने की कोशिश कर सकूं जिन बच्चों को रियल में मेरे लेक्चर्स की ज़रूरत है। तो बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।